ऑन हो चुकी है। अब हम रिकॉर्डिंग के साथ क्लास करेंगे ताकि अब चलिए विद्यार्थी जी, आज जो हमारा टॉपिक है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था अस्मिता संबंधित सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, और आज जो आपका टॉपिक है वह टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायमेंशंस एंड चेंजेस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट इन रेफरेंसेस ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर, या इन कंटेक्स्ट ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर, यानी आत्मधारणा के आयाम एवं बदलाव की समझ, चिंतन एवं व्यवहार के संदर्भ में। तो आज की जो अवधारणा है, आपने इससे पहले सेल्फ पढ़ा था कि सेल्फ कंसेप्ट क्या है, स्व की अवधारणा के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके अलावा उसके जो 4 घटक थे, सेल्फ इमेज, आइडल सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ और रियल सेल्फ, सभी आपने पढ़ा था। उसके अलावा कार्ल सी रोजर्स की अवधारणाओं को भी आपने देखा था। उसके अलावा ई इरेक्शन की जो ई इरेक्शन का जो डेफिनेशन था उसे भी आपने बड़े ही बेहतर ढंग से देखा और सीखा भी था, और बड़ी बेहतर ढंग से आपने उसे मुझे समझाया भी था कि सर मैंने इसमें क्या समझा है। तो आज जो है वह स्व की अवधारणा है, लेकिन इन द सेंस आज जो हमारी प्रक्रिया है चिंतन एवं व्यवहार के संदर्भ में है। चिंतन एवं व्यवहार के संदर्भ में जो हमारे समझ है और बदलाव के साथ यह कैसे आगे बढ़ेगा इसको समझना है। तो थोड़ा सा पहले हम कंसेप्शन ऑफ सेल्फ देख लेते हैं। स्व की अवधारणा थोड़ा अलग हटकर है, तो इसमें अपनी अस्मिता के प्रति सजगता, जो आपका यूनिट 2 कहता है कि आप अपने आइडेंटिफिकेशन को कैसे बेहतर आइडेंटिफाई समाज में कर सकते हैं, आपका स्वरूप हो सकता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में, अपने पर्सनालिटी में बदलाव नहीं लाता है, तब तक वह अपनी व्यवस्थाओं को, अपने पर्सनालिटी को समाज के सामने बेहतर ढंग से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो यह कहने का हमारा अभिप्राय यहाँ यह है कि कंसेप्शन ऑफ सेल्फ क्या है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है आत्मधारणा के आयाम एवं बदलाव की समझ, चिंतन एवं व्यवहार के संदर्भ में। तो इसे हमें समझना है। तो मैं आपके पास शेयरिंग के माध्यम से आ रहा हूं, मैं भी आपको शेयर कर रहा हूं, और शेयरिंग के माध्यम से आप देखिए कैसे आप इस चीज को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं शेयरिंग के माध्यम से, मैं आपको भी शेयर करता हूं। चलिए मैं भी आपके पास आ गया, स्क्रीन शेयर। देखिए मैंने जो आपके लिए डाला है, मैंने एक टॉपिक, इस टॉपिक को आपको समझाने के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं थोड़ी लाइट को बढ़ा देता हूं। अब देखिए आपका एक टॉपिक है, इसका आप समझते जाएं और हम आगे बढ़ते जाएंगे पेज बाय पेज। सब पेज पे ऊपर नंबर दिया है, कॉर्नर सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पे राइट साइड पे। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशंस क्या है और इस कैसे यह बदलाव के साथ, आत्म अवधारणा के बदलाव के साथ चिंतन व्यवहार के संदर्भ में आप में समझ विकसित करता है। तो सबसे पहले कंसेप्शन ऑफ सेल्फ देख लेते हैं। स्वयं क्या है, स्वयं के संदर्भ में समझेंगे। स्वयं अथवा स्व का तात्पर्य मैंने वहां डाल दिया, उसको ध्यान से देखिए। व्यक्ति का अपने स्वयं के व्यक्तित्व से होता है। कल मैंने बताया था, कल की कक्षाओं में जो भी बच्चे होंगे उन्हें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो जब पर्सनालिटी है स्वयं के संदर्भ में, यानी आपका तात्पर्य, स्व का तात्पर्य या आत्म का तात्पर्य व्यक्ति के अपने स्वयं के व्यक्तित्व से होता है। तो व्यक्तित्व की जो प्रक्रिया है, इस संदर्भ में सभी की अपनी अपनी स्वयं के संदर्भ में धारणाएं होती है। जैसे कि मैं लंबा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरा रंग साफ है, या किस संदर्भ में आता है, स्वयं के संदर्भ में आता है। तो आपने देखा था स्व छवि, मैंने बताया था सेल्फ इमेज, उसमें आइडल सेल्फ, कैसे हम अपने विचार को, अपने पर्सनालिटी को आदर्शवादी बनाते हैं, अपने छवि को सुंदर बनाते हैं। वही कहने का यहाँ तात्पर्य भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा धारणाओं के आधार पर अलग किया गया है। तो ये सभी बातें जो है स्वयं के प्रति अभिव्यक्त करती है कि स्वयं क्या है, स्वयं से आपका तात्पर्य क्या है, स्वयं आपके व्यक्तित्व को कैसे निखारता है कि मैं लंबा हूं, मेरा रंग साफ है। उसके बाद देखिए डेफिनेशन ऑफ सेल्फ, सबको थोड़ा थोड़ा एब्रिविएट करते हुए आगे बढ़ते, क्योंकि इसको पहले आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया। अब डेफिनेशन ऑफ सेल्फ क्या कहता है। तो डेफिनेशन ऑफ सेल्फ, आत्म स्व की परिभाषाएं जो है इस संदर्भ में क्रेच और क्रेचफील्ड ने, जो एक शैक्षिक विचारक थे जिन्होंने स्वयं के संदर्भ में अपने विचार को प्रकट किया है समाज के सामने, तो उन्होंने 1948 में यह बात बताई कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है, यानी आप सभी अपने आप को जिस रूप में देखते हैं वही आपका क्या है, आत्मा, सेल्फ है। That means self is the way in which the individual sees himself, यानी आप अपने आप को जिस रूप में देखते हैं
जिस स्वरूप में देखते हैं वही आपका स्व है, कि आपकी पर्सनालिटी पे क्या डेवलपमेंट होता है। कल के कक्षा में मैंने बहुत बेहद चर्चा किया था इस पे। उसके बाद किम्बल यंग आपने पहले ही पढ़ा है, तो किम्बल यंग के अनुसार 1960 में जो उनकी परिभाषाएं थी उसमें यह बातें स्पष्ट आती है और देखने को मिलती है। उन्होंने भी सेल्फ के संदर्भ में बेहतर परिभाषाओं को बताया है, समाज के संदर्भ में, कि आत्म की परिभाषा उन्होंने अपने ढंग से इस प्रकार से प्रकट किया है। आत्म व्यक्ति का वह रूप है जैसे व्यक्ति को लोग देखते हैं, या जैसा कि वह अंतःक्रिया के संदर्भ में अपने आप को देखता है। यानी मैंने बताया छवि, यानी आपका जो पर्सनालिटी है, जब आप कहीं जाते हैं किसी फंक्शन या पार्टी में जाते हैं, तो आपकी छवि सामने वाले क्या देखते हैं उसका आकलन कैसे करते हैं, या फिर आपके अंतःक्रिया के संदर्भ में आप अपने आप को कैसे देखते हैं, जो आप अंदर की इंटरनली रूप से जो एक्टिविटीज करते हैं उसको आप कैसे भापते हैं या देखते हैं। वैसे अभी आपने बताया कि मैं देखने में सुंदर हूं, मेरा कद लंबा है, मेरा रंग गोरा है, तो यह आपकी छवि को दर्शाता है। तो किम्बल यंग ने ही बताया कि अपने अंतःक्रिया के संदर्भ में अपने आप को देखना या जानना वही उसका आत्म होता है, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आप अपने छवि के बारे में समाज को क्या दिखाना चाहते हैं, कि आपकी पर्सनालिटी जो है समाज में, कम्युनिटी में किस प्रकार से हो सकती है, वही आपके आत्म के स्वरूप को स्पष्ट करता है। तो और आगे देखिए जेम्स ड्रेबर महोदय ने क्या कहा था। जेम्स ड्रेबर 1986 उन्होंने 1986 में आत्म के संदर्भ में, स्व के संदर्भ में, स्वयं के संदर्भ में जो परिभाषा दिए हैं, उन्होंने परिभाषा के में बताया है। मैंने कल ईगो, सुपर ईगो के बारे में आप सभी को बताया था, और यह भी बताया था कि सुपर ईगो क्या है, उसके अलावा बताया था ईड क्या है। तो यह बातें आज फिर आ रही है सामने, आप उसको देख सकते हैं। तो जेम्स ड्रेबर के शब्दों में आत्म शब्द का प्रयोग अहम के संदर्भ में किया जा सकता है। अहम दैट मीन्स आत्म, सेल्फ, माने आपका जो ईगो, आपका जो ईगो है, अहम है, वह स्वयं के संदर्भ में जेम्स ड्रेबर के विचार के अनुसार देखा जा सकता है। उन्होंने बताया एक ऐसा एजेंट है, ऐसा एजेंट है जो अपने पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है। यानी आपका स्थायित्व, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिफिकेशन की जो चेतना अवस्था है, उसका स्थायित्व क्या है, आप किस प्रकार से अपने आप को स्टेबल किए हुए हैं समाज में, जेम्स ड्रेबर ने इस संदर्भ को ईगो के रूप में बताया, अहम के रूप में बताया। तो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको अहम के बारे में बताया भी था कि अहम चेतना, इच्छा शक्ति तथा बुद्धि तर्क आदि है। इसका संबंध ईड और नैतिक मन से होता है, यानी ईड और सुपर ईगो से होता है। पिछली कक्षा में मैंने इस पर चर्चा भी किया था। तो जेम्स ड्रेवर का विचार ईगो के अर्थ में स्वयं के संदर्भ में देखा गया है। अब आगे देखिए, अब जो भी उपयुक्त परिभाषाएं दी गई है उनको अगर हम व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक ढांचे के रूप में सोचते हैं और समझते हैं, तो यह बातें अंतर संबंधित अभिवृत्ति के रूप में पाई जाती है, जिसका संबंधित या जिसका संबंधन या पूरी तरह से यह नियंत्रण के अवस्था के आधार पर प्रत्यक्षीकरण, यानी जो आपका अनुभव है या जो सामने वाले का अनुभव है, कि व्यक्ति अपने ही संबंध में कैसे अपने स्थायित्व को लाता है। तो यह परिभाषा उपयुक्त जो ही परिभाषाएं आत्म के संदर्भ में दी गई है, कि यहाँ समाज में सेल्फ या सेल्फ एस्टीम को एक ही अर्थ में लिया गया है। इसीलिए खुद को समझना, स्वयं को समझना, और जो भी क्रियाएं आप करते हैं, आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आप में जो भी अभिवृत्तियां पाई जाती है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, जो आपका रुझान है, कि स्वयं के संदर्भ में किस प्रकार हो सकता है, आपका ईगो कहाँ कहाँ आपके पर्सनालिटी को सुशोभित करता है, इस संदर्भ में परिभाषाओं का सार संग्रह दिखता है। अब आगे देखिए, सभी पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी है। अब विद्यार्थी जी, हम लोग 10 मिनट लेट से जुड़े हैं, इसलिए हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा आज लेंगे, यानी जो 11 से 11:40 था 11:50 तक लेंगे, उससे पहले भी खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो हम लोग ऑफ हो जाएंगे, लीव हो जाएंगे, मैं जब वो कहूंगा तब। अब देखिए, अब जो है व्यक्ति की स्वयं की अभिवृत्तियां किस प्रकार से देखी जा सकती है। तो व्यक्ति की स्वयं की अभिवृत्तियां जो है 3 पहलू होते हैं, उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, घटक होते हैं। तो आपको आयाम भी पढ़ना है और समझना भी है, समझना भी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे, किस प्रकार से व्यक्ति के स्वयं के वृत्तियों को 3 पहलुओं के रूप में आंका गया है। पहला कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक, मैं इसको जूम कर सकता हूं, ज्ञानात्मक। दूसरा है भावात्मक, और तीसरा है व्यवहार परक, बिहेवियरल।
तो आप इन चीजों को देखिए, ज्ञानात्मक जैसे ही आएगा तो उसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण और विश्लेषण ऐसी भी चीजें आती है और अंत में लर्निंग आउटकम्स आता है। तो जैसे ही आप देखेंगे इस चीज को तो आपको यह समझ में आएगा कि इसका कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट्स क्या है, अफेक्टिव एस्पेक्ट्स क्या है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या है। इस तीनों के बारे में हमको इस अपने स्वयं के पर्सनालिटी के अभिवृत्तियों के बारे में तीन पहलुओं के माध्यम से, घटकों के माध्यम से समझ पाएंगे। तो जो आपका टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक के आलोक में ही हम काम करते हैं। तो टॉपिक क्या कहता है, अपनी धारणाओं, चिंतन एवं व्यवहार को समझना, विभिन्न आयामों तथा उसमें बदलाव की समझ। तो इन पहलुओं, जो आयाम है, जो घटक है, कैसे आपके पर्सनालिटी को सुशोभित करते हैं और आप स्वयं के बारे में क्या जान पाते हैं। तो इन तीन तत्वों के आधार पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, इस पहलू में यह देखा जाता है कि आप स्वयं के प्रति, अरे खुद में, मैं और मुझे के संदर्भ में स्वयं के प्रति आपकी जो अभिवृत्ति है, आपका जो एटीट्यूड है, वह आपके आत्म के अंतर्वस्तु से दिखता है। जैसे यह आप विचार कर सकते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। यह किस में आता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में आता है कि आप अपने स्वयं के वृत्ति के बारे में सोचना और समझना, माफी चाहता हूं, सोचना और समझना। तो आप देख सकते हैं कि सोचने और समझने की प्रक्रिया ज्ञानात्मक पहलू में आप अपने व्यक्तित्व के संदर्भ में, आप अपने अभिवृत्ति के संदर्भ में किस प्रकार से ज्ञानात्मक पहलू में आता है। उसके बाद है अफेक्टिव एस्पेक्ट, यानी भावात्मक पहलू क्या आता है। तो यहाँ भावात्मक पहलू से तात्पर्य है व्यक्ति की भावनाओं से, कि आपकी भावनाएं क्या है। मान लीजिए, और आप व्यक्ति स्वयं के प्रति क्या रखता है, कौन सा भाव रखता है। तो कुछ ऐसी भावनाएं होती है जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति लंगड़ेपन का शिकार है तो वह सेल्फ वर्थ के अनुसार, जो उसके आत्ममूल्य होते हैं, अगर लंगड़ेपन का शिकार है तो वह दूसरे को अपनी बातों को कहने से हिचकता है। या फिर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो लंगड़ा है, तो आप यह सोचकर उसको नहीं बोलते हैं कि मैं कैसे बोलूं कि वह व्यक्ति लंगड़ा है। थोड़ा सा इसमें आपके भाव झलकते हैं और भाव यह दिखा देता है कि आप उस भाव को दर्शाने के लिए सामने वालों को या स्वयं में आप उसमें कठिनाई का भाव महसूस करते हैं। इसलिए ये जो अभिव्यक्ति के संदर्भ में, अभिवृत्ति के संदर्भ में जो घटक है, जो आयाम है, कॉग्निटिव के बाद अफेक्टिव, इसमें यह देखने को मिलता है कि जो आप भाव प्रदर्शित करते हैं उसमें कठिनाई कैसे महसूस कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, व्यवहार परक पहलू, यानी बिहेवियरल। तो बिहेवियरल क्या कहता है, स्वयं के प्रति विभिन्न प्रकार से क्रिया करने के तरीके, यानी आप जो है, आपका जो व्यवहार है समाज के सामने, आप किस प्रकार से अपने व्यवहार को, यानी अपने आचरण को किस प्रकार से समाज के सामने रखते हैं, और काम करने के जो आपके क्रिया करने के एक्टिविटी के तरीके हैं, किस प्रकार से आप किन किन मेथडों का प्रयोग करके उस एक्टिविटी को कहते हैं कि उस व्यवहार परक क्रिया हो, सफल हो, बेहतर हो सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समाज में, जो समाज है और जो समाज शास्त्री है, उन्होंने बताया है जो आत्म जो होता है, स्वयं का जो विकास होता है, वह जन्मजात नहीं होता है। जब तक आप समाज में नहीं आते हैं, जन्म लेने के बाद समाज के हाव भाव को, जो जेस्चर्स होते हैं, उसके अनुसार आपकी स्थितियों में परिवर्तन होता है, आपकी क्रियाओं में परिवर्तन होता है। तो किम्बल यंग की जो परिभाषा है, उन्होंने, किम्बल यंग ने स्पष्ट बताया है कि व्यक्ति का जो माफी चाहता हूँ, व्यक्ति जो होते हैं वह अंतर क्रिया के संदर्भ में अपने आप को देखता है या जानता है। तो किम्बल यंग की परिभाषा यहाँ व्यवहार परक पहलू के रूप में बेहतर रूप से स्पष्ट होती है कि आपका जो है आत्म जन्मजात न होकर सामाजिक स्थितियों की क्रिया की अर्जित उपज होती है। कि जो सामाजिक स्थितियां हैं, जब आप जन्म लेते हैं तो भिन्न भिन्न अनौपचारिक व्यवस्थाओं के आधार पर आपका जो व्यवहार है परिवर्तित होते रहता है। उसके बाद गत्यात्मकता और गत्यात्मक अवस्था में आता है, डायनेमिक होता है। तो जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, अभिवृत्ति के संदर्भ में, इसके पहलू के संदर्भ में, धारणाओं के संदर्भ में स्व के बारे में देखा जा सकता है। अब देखिए दूसरी ओर, यहाँ देखिए मैंने दूसरी ओर जो आत्म का अर्थ है, एक अन्य अर्थ में देखा जा सकता है। व्यक्ति स्वयं के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, यानी भी आत्म का एक डेफिनेशन है, लेकिन जो आपका आज का टॉपिक है उसमें इस चीज को भी देखना है कि दूसरी ओर आत्म का अर्थ क्या है, व्यक्ति स्वयं के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। दैट मीन्स सेल्फ इज द वे इन व्हिच द इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू हिमसेल्फ, यानी वह अपने छवि के संदर्भ में, अपने आदर्श स्व के संदर्भ में, अपने वास्तविक स्व के संदर्भ में किस प्रकार का एक्टिविटी करता है, किस प्रकार का रिएक्शन करता है, ताकि वह अपने आप को बेहतर बना सके, अपने एटीट्यूड को, अपने पर्सनालिटी को बेहतर कर सके। तो इस संदर्भ में आत्मिक परिभाषा दूसरे अर्थों में ऐसे देखी जा सकती है।
उसके बाद यहाँ आत्म के 4 पहलू दिए गए हैं, 4 एस्पेक्ट्स यहाँ भी दिए गए हैं। तो पहला है व्यक्ति स्वयं के प्रति कैसे, स्वयं के प्रति प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार कर सकता है, यानी किस प्रकार से वह अपने प्रति अनुभव कर सकता है, अपने बारे में समझ सकता है। उसके अलावा यह भी देख सकता है कि उसका जो प्रत्यक्षीकरण है, उसका जो अनुभव है, अपने पर्सनालिटी के संदर्भ में समाज के सामने किस प्रकार से वह प्रदर्शित कर सकता है। तो स्वयं के प्रति बारे में स्वयं के प्रति अपने अनुभव को साझा करना, अपने पर्सनालिटी, अपने आइडेंटिटी आदि के बारे में सोचना। दूसरा कहता है वह अपना असेसमेंट कैसे कर सकता है, आकलन कैसे कर सकता है। तो जब आपकी प्रशंसा समाज में होती है, जब आप राष्ट्रीयता की भावना के ओत-पोत हो जाते हैं और स्वायत्तता की भावना आप में आ जाती है और मानव मूल्यों अधिकारों का विकास जब आप में होने लगता है, तो आप स्वयं का आकलन अपने एक बेहतर आइडेंटिटी के रूप में, पहचान के रूप में कर पाते हैं। उसके बाद क्या है कि वह आप अपने संबंध में चिंतन कैसे करते हैं। जब आपकी परीक्षा आ जाती है तो आप अपने एग्जाम के पैटर्न के संदर्भ में, अपने आंसर के बेहतर लिखावट के संदर्भ में चिंतन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो चिंतन एक ऐसा चीज है जो आपकी अवधारणाओं में परिवर्तन लाता है, आपके व्यवहार प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाता है, आपके सोचने समझने की क्षमताओं का विकास करता है, कि इस समस्या के समाधान को सुलझाने का प्रयास करता है। तो चिंतन बहुत हद तक आपके व्यवहार को, आपके अभिवृत्ति को पूरी तरह से आपके अवधारणाओं के संदर्भ में बदलाव लाने की चेष्टा करता है। उसके बाद कहता है कि वो विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्वयं की रक्षा कैसे करता है। यानी जब आपके पास कोई समस्या आ जाती है तो आप उन सभी रिएक्शंस को या एक्टिविटी को अपनाते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी क्रियाओं को सरल बना सके, आपकी जो एक्टिविटी है उसको सरल बना सके, आप अपने समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। तो वही कह रहा है कि विभिन्न क्रियाओं, तो इस समस्या के समाधान में जो जो उपाय हैं उन उपायों को आप मेजर्स करते हैं और फिर उसके बाद असेसमेंट करते हुए उस संबंध में चिंतन करते हैं और उसके बाद अपनी रक्षा के संदर्भ में उस पर विचार करते हैं कि कैसे मैं अपना जो है डिफेंड कर सकूं। वो विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्वयं की रक्षा कैसे करता है। अगर समस्या आती है तो रक्षा करना स्वाभाविक है। विभिन्न स्तरों में, विभिन्न स्वरूपों में इसका जो डिफेंड का भाव होता है झलकता है, समाज के संदर्भ में या फिर शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में, या सेल्फ जो आपका है असेसमेंट के संदर्भ में, या फिर अन्य सभी प्रक्रियाओं के संदर्भ में। जो भी प्रक्रिया आपके स्वयं के समझने में, स्वयं की समस्या के संदर्भ में, स्वयं की रक्षा के संदर्भ में सामने आती है। अब आगे चलिए विद्यार्थी जी। अब जो आगे है मैंने एक डायग्राम बना दिया है, तो उसमें बताया है स्व या आत्मन के विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो आप देखिए आत्म अवधारणा, सेल्फ कंसेप्शन, स्व या आत्मन यानी सेल्फ हो गया। आप इधर देखिए सेल्फ नॉलेज हो गया, तो सोशल सेल्फ हो गया। उसके अलावा सोशल जो आपकी जागरूकता है, कैसे आप माफी चाहता हूँ, सेल्फ जो है कैसे आप जागरूक होते हैं, कैसे आप में चेतना का उपादान हो पाता है, आप अपनी सभी त्रुटियों को परिमार्जित करते हुए आप अपने आत्मसम्मान को कैसे बढ़ा पाते हैं। उसके अलावा आपका आइडल सेल्फ क्या है। सभी बच्चों आपने पहले कक्षाओं में मैंने सभी चीजों पर चर्चा विस्तार से किया है। तो यह विकास की प्रक्रिया है, कैसे बढ़ती है धारणा, ज्ञान, सामाजिक स्व, आत्म जागरूकता, आत्मसम्मान, फिर आदर्श स्व, आइडियलिज्म जो आपकी धारणाओं को में बदलाव लाता है, स्व या आत्मन के संदर्भ में, सेल्फ या आत्मन के संदर्भ में। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा आता है मीनिंग ऑफ थिंकिंग। चिंतन का क्या अर्थ है, चिंतन क्या है। तो चिंतन के माध्यम से आप में बदलाव आता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यह आप देख सकते हैं कि कैसे चिंतन की प्रक्रिया चलती है। मैं अभी एक बार चेक कर लेता हूं। तो चिंतन की प्रक्रिया के संदर्भ में आप देखिए, यहां आप देख सकते हैं कैसे चिंतन की प्रक्रिया चल रही है। तो आप यहाँ देखिए, अभी विद्यार्थी जी जुड़े रहेंगे, समय पर्याप्त है, इसलिए मैं थोड़ा चेक कर रहा था तकनीकी समस्या कुछ है या अथवा नहीं। तो चलिए फिर मैं आपके पास चल रहा हूँ। तो आप देखिए चिंतन की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो चिंतन क्या है। चिंतन के माध्यम से आप में जो अल्टरेशन होता है, परिवर्तन होता है, और उस कंटेक्स्ट के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं। देखिए तो आप सभी जानते हैं मनुष्य क्या है, इस पृथ्वी का, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसका मुख्य कारण है कि वह चिंतनशील होता है, हर विषय वस्तु पर सोचता समझता है, हर समस्याओं का गंभीर अध्ययन करता है। अगर आज अध्ययन नहीं किया होता था क्या मनुष्य चांद पर जा पाता, नहीं जा पाता। उनकी यह प्रक्रिया है, उनका प्रयास है, उनकी व्यवस्था ही है कि आज वह चांद पर पहुंच चुका है। जो यह व्यवस्था देखने को मिलती है कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों में मनुष्य सबसे अधिक चिंतनशील होता है। जो भी जीवधारी है जिसमें जो इन व्यवस्थाओं के आधार पर अपनी चिंतन शक्तियों का विकास करता है। मनुष्य है तो बौद्धिक क्षमताओं का विकास
फिर बिल्कुल हो सकता है, और बौद्धिक शक्तियों के माध्यम से उनमें चिंतन शक्तियों का विकास होता है। और कभी कभी हर मनुष्य जो भी उस पृथ्वी पर निवास करता है ब्रह्मांड में है, कभी न कभी उसके पास सब समस्याएं स्वाभाविक रूप से आती ही रहती है। इस समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें उपाय सोचने पड़ते हैं। इन उपायों के माध्यम से ही वह समस्या को सुलझा पाता है, और सुलझाने के लिए उसको समस्या के कारण को समझना होता है, उस पर चिंतन करना होता है। या फिर दूसरे शब्दों में आप चिंतन को देख सकते हैं। चिंतन की कुछ परिभाषाएं मैंने कुछ शिक्षाविदों के विचारों को डाला है। तो दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। मान लीजिए आपके पास कोई समस्या अचानक आ गई, मान लीजिए सपोज दैट आप मान सकते हैं कि अभी आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, तो आपके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैं एग्जामिनेशन कैसे पास करूं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? तैयारी करेंगे, विभिन्न क्रियाएं करेंगे, विभिन्न नोट्स को उपलब्ध करेंगे ताकि मैं विभिन्न नोट्स के आंसर को आप पढ़कर एक बेहतर आंसर एग्जामिनेशन में दे सके, और उस पर मनन चिंतन करेंगे कैसे उस प्रश्न का उत्तर बेहतर से बेहतर ढंग से दे सकूं। जब आप एग्जाम देते होते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो प्रश्न आते हैं उस पर आप चिंतन करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कैसे मैं बेहतर से बेहतर लिख सकूं। और यह प्रक्रिया कब तक चलती है? यह अंत तक चलती है जब तक आप उसका समाधान कर नहीं लेते हैं। तो इसी संदर्भ में रॉस महोदय ने क्या कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। अभी आपने पहला पढ़ा पिछले पेज पे, ज्ञानात्मक पहलू या मन की बातों को संबंधित मानसिक क्रिया है। मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया यानी आप मन की प्रक्रियाओं के संदर्भ में साइकोलॉजिकल रूप से जो चीज सोचते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं और अपने ज्ञान की क्षमता के साथ उसका बोधन करते हैं और बाद में विश्लेषण तब संश्लेषण करते हैं। तो रॉस के विचार यही थे कि ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन एक ज्ञानात्मक पहलू है, एक मानसिक क्रिया है जो मन की बातों से संबंधित होती है कि मन में आप क्या सोचते हैं। वैलेंटाइन ने क्या कहा था इस संदर्भ में? देखिए, वैलेंटाइन ने कहा कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध, ध्यान देंगे, जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होती है। यानी जो आपके लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को आपने क्या किया, स्टेप्स बाय स्टेप्स लेकर चल रहे हैं, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे बिना रुके हुए एक गति से समाधान की ओर ले जाते हैं ताकि आपके लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। चिंतन शब्द का प्रयोग उन्होंने इसी श्रृंखलाबद्ध विचार के किसी लक्ष्य के संदर्भ में किया था, चाहे वह लक्ष्य किसी भी प्रकार का आपका हो सकता है जिससे आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। उसके बाद रायबर्न महोदय, आपने इसके बारे में सुना भी है। तो रायबर्न ने क्या कहा था कि चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है। इच्छा संबंधी प्रक्रिया यानी आपका जो विल पावर है, कैसे आप अपने विल पावर से किसी तथ्य के संदर्भ में सोचते और समझते हैं, और किसी असंतोष की स्थिति में आप समस्या के समाधान को कैसे ढूंढते हैं। तो असंतोष का कारण भी आप जानना चाहते हैं कि असंतोष का कारण क्या है, और प्रयास करने के संदर्भ में जो त्रुटियां हैं उसको मैं कैसे दूर करूं। और यह त्रुटियां और प्रयास ही आपको उस समस्या के संदर्भ में अंतिम स्थिति पर पहुंचाती है जो आपके इच्छा को संतुष्ट करती है। जैसे आपको भूख लगी है और भूख में खाना खा रहे हैं और खाना अगर रोचक नहीं हो, टेस्टफुल नहीं हो, तो आपकी इच्छा क्या हो जाती है? इच्छा खत्म हो जाती है कि नहीं, मैं कल से मैं यह खाना नहीं खाऊंगा, दूसरा डिश प्रयोग करूंगा। तो इन इच्छा शक्तियों में आपकी चिंतन शक्ति क्या कहती है कि मैं कौन से जिस कारण से मैं असंतुष्ट हुआ हूं, या देर से घर आकर ठंडा खाना खाया हूं या कोई काम किया हूं, तो जिस कारण से मैं असंतुष्ट हूं, उन त्रुटियों को दूर करते हुए अपने इच्छा को संतुष्ट करूं। किसने कहा? रायबर्न महोदय ने। चिंतन की प्रक्रिया ऐसी है जो आपके साथ समस्या के समाधान को जब तक संतुष्ट नहीं कर लेती है, संतुष्ट करने के बाद जब तक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक यह चलती रहती है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंकिंग क्या कहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंकिंग में मार्गन महोदय ने, सीटी मार्गन ने अपने शब्दों में चिंतन के विशेषताओं के संदर्भ में कहा, माफी चाहता हूं, चिंतन के विशेषताओं के संदर्भ में कहा है कि वास्तव में प्रतिदिन की वार्ता में प्रयोग होने वाले चिंतन शब्द में विभिन्न क्रियाओं की संरचना निहित है। यानी हम जो भी बात करते हैं, किसी तथ्य पर आर्गुमेंट करते हैं, उस सब में चिंतन के वास्तविक झलक झलकती है। और आपको जो संरचनाएं हैं, क्रिया करने की जो संरचनाएं हैं, उसमें भी चिंतन की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें देख लीजिए, आप कॉलेज आते हैं तो उसमें देख लीजिए, जो भी आप बात करते हैं किसी संबंध, हर पहलू चिंतन से संबंधित है। तो इस दृष्टि में चिंतन की विशेषताएं उन्होंने इस प्रकार से बताया। जैसे विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण क्या होता है? चिंतन जो है मानव का विशिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वो अपनी बर्बर अवस्था से सब अवस्था तक पहुंच पाता है। अगर
तो आप प्राचीन समय के आदि मानव को देख लें तो वह चिंतन करते ही नहीं, वो अवस्था से आज सब अवस्था तक। उसके बाद मानसिक प्रक्रिया, तो चिंतन जो एक मानव की जो एक इच्छा, असंतोष, कठिनाई या समस्या के कारण कारण आरंभ होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। तो मानसिक प्रक्रिया को इसी रूप में देख सकते हैं कि आपकी इच्छा, आपका असंतोष या कठिनाई या समस्या के कारण किस प्रकार से आरंभ हो रहे हैं, तो आपकी मानसिक प्रक्रिया से होकर यह गुजरता है। उसके बाद क्या है, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवहार। तो भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवहार क्या है, चिंतन की जो प्रक्रिया है किसी वर्तमान या भावी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। जैसे जब कभी अंधेरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जब बिजली गुल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, स्विच दबाकर प्रकाश लाते हैं और मार्ग पर चलते हुए सामने जो भी मोटर आता है उसको देख कर हट जाते हैं। उससे यह पता चलता है उससे यह पता चलता है कि हम किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, उस संदर्भ में समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, समस्या समाधान। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मार्शल महोदय ने इस संदर्भ में कहा है कि चिंतन उस समय आरंभ होता है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उपस्थित रहती है और वह उसका समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। अब अगला देखिए, अनेक विकल्प। यानी विकल्प क्या है, विकल्प के संदर्भ में चिंतन की सहायता से, जो चिंतन है, चिंतन की सहायता से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अनेक उपायों पर विचार करता है, तभी तो उसकी समस्या का समाधान हो पाता है। 6 नंबर देखिए, समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। तो समस्या समाधान तक प्रक्रिया कैसे चलती है, इस प्रकार जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है, चिंतन एक पूर्ण और जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है जो समस्या की उपस्थिति के समय से आरंभ होती है और समाधान के अंत तक चलती रहती है, इसलिए इसको समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखिए काइंड्स ऑफ थिंकिंग क्या है, तो काइंड्स ऑफ थिंकिंग में आता है प्रत्यक्षीकरण, उसकी प्रत्यक्ष माफी चाहता हूँ, परसेप्चुअल थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, इमेजिनेटिव थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग। तो प्रत्यक्षात्मक माफी चाहता हूँ, जो परसेप्चुअल थिंकिंग है, प्रत्यक्षात्मक जो चिंतन है, उसके बारे में जो विचार है, यह कहता है इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। पूर्ण अनुभव, जैसे जब कोई बच्चा, अगर आप किसी बच्चों को प्रतिदिन एक टॉफी देते हैं, लगातार आप उसको टॉफी दे रहे हैं, तो 10वें 11वें दिन जब आप बाजार से आएंगे तो वह बच्चा पुनः आपके पास टॉफी लेने के लिए आएगा, तो इसका पूर्ण अनुभव पर आधारित है। तो यह निम्न स्तर का चिंतन कहा जाता है, या विशेष रूप से पशुओं और बालकों में पाया जाता है। उसके बाद क्या है, प्रत्यात्मक चिंतन, कंसेप्चुअल। तो यह पूर्ण निर्मित प्रत्ययों से होता है, जैसे पूर्ण निर्मित प्रत्यय से होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि जब कोई कुत्ता है, कुत्ते को देखकर बालक अपने मन में प्रत्यय का निर्माण करता है। अतः यह देखा जाता है कि जब वह भविष्य में कुत्ता फिर वह बच्चों को दिखता है तो वह उसकी ओर संकेत करके बोलता है यह कुत्ता है। तो यह किसमें आता है, कंसेप्चुअल थिंकिंग में आता है, प्रत्यात्मक चिंतन में आता है, यानी पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है, जिसकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। उसके बाद क्या है, कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग क्या कहता है, इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। जब मान लीजिए जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वह वहां से लौटने पर उसके लिए टॉफी लाएंगे। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह कल्पनात्मक चिंतन में होता है, यानी कल्पना करता है कि वह गए हैं तो कुछ न कुछ लेकर आएंगे। अब लॉजिकल थिंकिंग क्या कहता है, यह सबसे उच्च कोटि का थिंकिंग है। इसमें जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कहा है। इसमें मुख्य रूप से क्रियाएं शामिल होती है और इसकी इसमें प्रमुख भूमिका होती है प्रयत्न एवं भूल की। तो इस संदर्भ में जो विचार होते हैं वो एक संकेतक के रूप में रहता है और इसमें इसका संबंध, सीधा संबंध समस्या के समाधान से होता है। अब चलिए चिंतन के सोपान को देखते हैं, लास्ट टॉपिक चल रहा है विद्यार्थी जी, हम टॉपिक बहुत जल्द जल्द खत्म हो जाएगा, आप लोग बने रहिए। और चिंतन के सोपान क्या है, तो हुजोज महोदय ने चिंतन के सोपान के संदर्भ में 4 बातें बताई है। पहले असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, तीसरा है ड्राइविंग एट कंक्लूजन, चौथा है टेस्टिंग कंक्लूजन। तो समस्या का आकलन का मतलब क्या होता है, चिंतन जो है समस्या उत्पन्न होने से संपन्न होता है, यानी जैसे ही समस्या उत्पन्न हो गया तो उसके समाधान को जैसे आप ढूंढ लिए तो वो क्या होता है, संपन्न हो जाता है। उसके बाद क्या है, जो मूर्त से अमूर्त अवस्थाएं हैं, जो समस्याएं हैं, ठोस से कल्पनाशीलता की ओर जो है, जो आपके जिज्ञासा के माध्यम से चिंतन का आरंभ करती है, तो इसमें हम यानी समस्या के आकलन में हम मूर्त से अमूर्त समस्याओं की ओर बढ़ते हैं ताकि समस्या का समाधान संपन्नता के साथ हो सके। दूसरा क्या है, संबंधित तथ्यों का आकलन, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं समस्या के समाधान के संदर्भ में, यानी समस्या के कारण खोलने में वो आंकड़े सहायक सिद्ध होते हैं, उनको क्या करते हैं, प्रेरणादायी स्रोत के रूप में हम उसको
कलेक्शन करते हैं और एकत्र करते हैं और समस्या के समाधान को समझने की चेष्टा करते हैं। उसके बाद क्या है, निष्कर्ष पर पहुंचना। तो कंक्लूजन पर कैसे पहुंचते हैं? जब समस्या का समाधान आप ढूंढ लेते हैं, समस्या पूरी तरह से आप संपन्न कर देते हैं, तथ्यों के आकलन का उनका विश्लेषण कर लेते हैं, तो आप समस्या के समाधान पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसके विश्लेषण के माध्यम से आप किसी निष्कर्ष को बढ़ावा देते हैं, निष्कर्ष की ओर जाते हैं। उसके बाद क्या, निष्कर्ष का परीक्षण। तो चिंतन में जो भी प्राप्त परिणाम होते हैं उसका परीक्षण कर उसकी जांच की जाती है। इसमें जांच करने से यह फायदा होता है कि उसमें वैधता और विश्वसनीयता की परीक्षा उसकी हो जाती है कि आपने जो डाटा लाया है उसका परीक्षण के माध्यम से आपने जो समस्या का समाधान ढूंढा है उसमें वैधता या विश्वसनीयता इस आंकड़ों के आधार पर है अथवा नहीं। अब चलिए, चिंतन के विकास के क्या क्या उपाय हैं? तो चिंतन के विकास के उपाय के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने अपने शब्दों में इस व्याख्यान दिया है। तो उन्होंने बताया है कि जीवन में तो चिंतन की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि आप एक जुधारी है, जुधारियों में सर्वोत्तम चिंतन करने की प्रक्रिया मनुष्य में ही होती है। तो स्पष्ट, उन्होंने क्रो एंड क्रो ने अपने शब्दों में बताया, स्पष्ट जीवन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक होती है। अगर आप अपने जीवन की योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं, तो सफल जीवन को सफलीभूत करना चाहते हैं, तो चिंतन बहुत ही जरूरी है। जो लोग उद्योग, कृषि या किसी मानसिक कार्य में दूसरों के आगे होते हुए जो भी आगे होते हैं, वे अपने प्रभावशाली चिंतन के माध्यम से ऐसा कर पाते हैं। विद्यार्थी जी, यहाँ जो है स्पष्ट है, उसके बगल में चिंतन ऐड कर लीजिएगा। क्रो एंड क्रो के शब्दों में मैंने लिखा है, तो एक वर्ड छूट गया है, स्पष्ट चिंतन। स्पष्ट के बाद चिंतन डाल लीजिएगा। तो जो स्पष्ट चिंतन है, जीवन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जो भी लोग हैं, उद्योग का कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, सबकी जो व्यवस्थाएं होती है प्रभावशाली चिंतन के आधार पर ही देखी जा सकती है। वे अपने आप को आंकते हैं कि कैसे बेहतर से बेहतर चिंतन और क्रियाकलाप और क्रियाएं करें, ताकि मेरी जो मन मस्तिष्क की भावनाएं उस कार्य के प्रति समस्या समाधान को ढूंढते हुए मैं अपने आप को योग्य बना सकूं, एक स्वायत्तता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर सकूं और अपने धारणाओं में परिवर्तन ला सकूं। पहले की धारणाएं सोचने समझने की क्षमता पहले कम थी, और जैसे जैसे आईसीटी का प्रयोग होने लगा, आईसीटी का युग आ गया, समस्याओं के समाधान की योग्यता जो है लोगों में बढ़ने लगी। वे बेहतर से बेहतर ढंग से समस्या को ढूंढ पाते हैं, और जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, ज्ञानात्मक पहलू के आधार पर अपने ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए निष्कर्ष तक को प्राप्त करते हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने यही बताया कि साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं कौन? जो प्रभावशाली चिंतन करते हैं। अब इस संदर्भ में कुछ उपाय बताए गए हैं कि शिक्षकों को कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे बालकों में चिंतन की प्रक्रिया विकसित हो। तो जो लैंग्वेज है, भाषा है, चिंतन के माध्यम और व्यक्ति की आधारशिला होती है कि संप्रेषण कौशल आप कैसे कर सकते हैं, किस टॉपिक पर कोई बात कैसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि भाषा का जो ज्ञान है, सही शुद्ध सही शब्द सही बर्तनी के संदर्भ में भाषा का ज्ञान की बच्चों में वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि उसमें चिंतन की प्रक्रिया भाषा से संबंधित हो सके। उसके बाद है ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए भी शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि बालकों का ज्ञान का विस्तार कैसे किया जा सके, उसके ज्ञान को कैसे बढ़ाया जा सके। पॉइंट नंबर 3 देखिए, तर्क, वाद विवाद, उसके अलावा समस्या समाधान, चिंतन शक्ति का प्रयोग करने के अवसर शिक्षकों को देना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से तर्क, वाद विवाद और समस्या समाधान के माध्यम से बच्चों में चिंतन की प्रक्रिया प्रकाष्ठा की ओर जाती है। उसके बाद आप देखिए उत्तरदायित्व की भावना। जब आप कोई काम शैक्षणिक प्रक्रियाओं में बगीचा से संबंधित, बागवानी से संबंधित, प्लांटेशन से संबंधित, अगर कोई आप उत्तरदायित्व सौंपते हैं तो बच्चों की चिंतन की प्रक्रिया और प्रकाष्ठा की ओर जाती है, और उनका उत्तरदायित्व चिंतन के संदर्भ में और प्रकाशित हो जाता है कि कैसे, किस प्रकार से मैं चिंतन करूं कि मैं अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति कर सकूं। उसके बाद आप देखिए 5 नंबर, रुचि और जिज्ञासा। तो रुचि और जिज्ञासा चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी चेतना सत्र कैसे, चेतना की शुरुआत कैसे हो सकती है, आपने जो जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासाओं को शांत कैसे किया जा सके। तो बेहतर चिंतन के आधार पर आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि यह चीज बालकों में जागृत हो सके। उस 6 नंबर है, शिक्षक को ऐसे प्रश्न पत्र देने चाहिए ताकि बालक उस पर सोच विचारने को, चिंतन करने को मजबूर हो जाए और सोच विचार कर ही उस पर बेहतर से बेहतर आंसर दे सके। 7 नंबर, प्रयोग की अनुभव भावना का विस्तार करना चाहिए, ताकि उनमें चिंतन की शक्ति का विस्तार हो सके। उसके अलावा अनुभव प्रदान, प्रयोग के संदर्भ में अनुभव और निरीक्षण का कार्य सौंपना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से चिंतन की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावी हो सके। तो विद्यार्थी जी, आपका आज का ये टॉपिक था। थोड़ी स्टार्टिंग में तकनीकी समस्या थी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं, चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए विद्यार्थी जी, मैं आज जो आपका टॉपिक था वो धारणाओं से संबंधित था, स्व की धारणाओं से। उसके अलावा उसके जो आयाम थे, डायमेंशंस थे। अपने आप को थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर लीजिए।
मैं टाइम देख पा रहा हूँ यहाँ अभी 36 मिनट हुआ है, 4 मिनट बचा हुआ है क्योंकि 10 मिनट लेट से हम लोग जुड़े थे। फिर मैं आपको छोड़ दूंगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिर आपका 12 बजे से स्टार्ट होगा। तो आप खुद को अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए। हेलो, बोलिए। हेलो, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नीतू कुमारी कुछ बोलना चाहती हैं? नो सर। चलिए, हाँ तो अभी आपने आपने जो भी चीज देखा, आपको जो शेयरिंग हुआ, आपको स्पष्ट दिख रहा था? यस सर। और उसके अलावा शेयरिंग में जो भी मैंने चीज शेयर किया सबका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको घर पे पढ़ेंगे और उसको लिख भी लेंगे। लिखने से आपकी जो है चिंतन शक्ति और जो लेखन शैली है बेहतर हो जाएगी, उस पर आपको चिंतन करने का मौका भी मिल जाएगा, जैसे कि आपने टॉपिक आज पढ़ा है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो भी शेयरिंग मैं आपको शेयर करता हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पे नोटबुक पे बना लेंगे। तो अब एग्जाम में आपको पूछ सकता है चिंतन से आप क्या समझते हैं, व्यवहार क्या है, तो अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो ये सब आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप जब उसको लिखेंगे तो आपके ज्ञान की क्षमता का विस्तार होगा और आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। और कुछ और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी चीज आपको यहाँ से बोल रहा हूँ, आप ऑडियो जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप बेहतर से बेहतर सुन पा रहे हैं ना? हेलो। जी सर। हाँ चलिए, थैंक यू। मैं यही चाहता था कि मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट आ सके। एक्चुअली थोड़ी सी स्टार्टिंग में तकनीकी समस्या थी, इसलिए मैं देर से जुड़ पाया, लेकिन आप लोग टाइम पे जुड़े रहेंगे। जी हो सकता है इसलिए कि हो सकता है तकनीकी समस्या हो तो 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपसे पुनः एक बार माफी चाहता हूँ। तो ये जितने भी तथ्य मैंने आपको पढ़ाया है, आपका यूनिट 2 का जो टॉपिक 3 चल रहा है, अपनी धारणाओं, चिंतन एवं व्यवहार को समझना। उसके बाद उसी में है विभिन्न आयामों तथा उनमें बदलाव की समझ। तो इस चीज को आपको मैंने इसमें इस नोटबुक में मैंने पूरी तरह से डाल दिया है। आप इसको इजीली है पढ़कर समझ सकते हैं और मैंने सबको डिफाइंड भी कर दिया है और इसको आप बेहतर से बेहतर आंसर के रूप में आप इसको कर सकते हैं। हेलो। हाँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, एक बात मैं आपको और बताता हूँ। 2 मिनट बचा हुआ है, आप लोग जुड़े रहिए। 2 मिनट बाद मैं खुद बोलूंगा तो आप लोग लीव हो जाइएगा। और कृपया एक बात और जान लीजिए, जैसे ही लीव होते हैं तो कोई अपना जो है इस पे शेड्यूल पे जुड़े नहीं रहेंगे, ऑनलाइन नहीं बने रहेंगे, इसलिए कि जो है वो शो होता है। तो इसलिए आप जैसे ही मैं बोलूँ लीव कीजिए, तो जो आपके ब्लैक स्क्रीन पे रेड बटन है उसको जैसे ही आप लीव को टैप करेंगे तो आप खुद से लीव हो जाएंगे। कल कुछ बच्चे उसमें जुड़े रह गए थे, कुछ देर तक उन्हें पता भी नहीं था, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। और इस चीज़ को थोड़ा सा आपको लगता है आप लोग परिपक्व होते जा रहे हैं इस तकनीकी व्यवस्था में, तो आप लोगों को आप जो समय पे जुड़ जाते हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा बाद में कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चिंतन का ऐसे ही क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, सेक्शन ए में चिंतन का अर्थ क्या है, उसके अलावा चिंतन की विशेषताएं क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि चिंतन से आप क्या समझते हैं लॉन्ग में, चिंतन के अर्थ में विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताएं, या फिर चिंतन के सोपान क्या है, या चिंतन के विकास के उपाय क्या है। ये सभी चीजें वहाँ पूछी जा सकती है आपके एग्जामिनेशन में। तो विद्यार्थी जी इसी तरह आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी सहभागिता के लिए। पुनः पुनः मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी समय पे जुड़ जाते हैं और आपकी सहभागिता के लिए संस्थान भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। तो विद्यार्थी जी बस अब 20 सेकंड बचे हैं, मैं जब थोड़ी देर में बोलूंगा तो आप लीव कर जाएंगे। तो और किन्हीं को कोई समस्या हो तो कृपया बताइए। कोई समस्या? चलिए, तो आप सभी अब लीव हो जाइए, ठीक है। अब मैं आप सभी को लीव कर रहा हूँ। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।